जिस नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया था, याद होगा आपको, बहुत उस वक्त हंगामा हुआ और इसे सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया। जिस फैसले के बारे में कहा गया, नोटबंदी के फैसले में के बारे में यही ना कहा गया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, एक दिन मूड में आया, रातों रात नोट बदलने का फैसला कर दिया, किसी से पूछे नहीं, किसी से सलाह नहीं लिए, वगैरह वगैरह। पूरा जो इकोसिस्टम वगैरह जो है वो इसी बात को लेकर एक्टिव था कि इससे साबित कर दो कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। वो किसी से पूछते नहीं है, आरबीआई से नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, किसी को बताया नहीं, चुपचाप सब कर दिया। हालांकि इस पे कहा गया कि भाई नोटबंदी बता के थोड़ी होती है, फिर भी माहौल बना, कोर्ट चले गए। हालांकि जो आरोप लगे नोटबंदी के फैसले पर, उस पर जनता की अदालत से फैसला तो 2019 में ही आ गया था। जनता ने क्लीन चिट दे दी, तभी तो नरेंद्र मोदी को और बड़ा मैंडेट मिला 2014 के मुकाबले। अगर जनता नोटबंदी के फैसले से पर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होती तो 2019 थोड़ी जीतते, लेकिन जनता की अदालत से फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी था, जो आज आ गया। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा था, जो पिछले 6 साल से चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर ध्वस्त हो गया। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया। कोई छोटी मोटी बेंच नहीं थी, 5 सदस्यों की बेंच थी। ऐसा नहीं कि किसी एक जज ने, 2 जज ने फैसला सुना दिया। 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया और 5 जजेस में से 4 जज ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। सिर्फ एक जज, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फैसले से असहमति जताई। तो 5 में से 4 नोटबंदी की तरफ गया जजेस का फैसला, एक उसके विपक्ष में गया। लेकिन आपको माहौल बनाकर ऐसे बताया जाएगा कि वही एक ने ठीक कहा, बाकी 4 ने तो जो कहा उसका कोई मतलब नहीं। जबकि 5 में 4 जो फैसला दे रहे हैं उसी को ना माना जाएगा भाई। खैर, ये चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच में जस्टिस एस ए नजीर शामिल थे, जस्टिस BR गवई शामिल थे, जस्टिस AS बोपन्ना शामिल थे, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम शामिल थे और जस्टिस BB नागरत्ना थी। ये 5 जज थे और इन 5 जजेस को कोई सरकार नहीं चुनती है। ये जो जजेस की बेंच बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट में तय होता है, चीफ जस्टिस वगैरह तय करते हैं। तो उन्होंने 5 जजेस को लगाया था कि भाई आप देखिए क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन 58 याचिकाओं पर आया। 58 पिटीशन डाली गई थी जिसमें नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी, 58 के 58 खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया, यह आपको पहले विस्तार से बताता हूं, फिर वो आंकड़े, वो जानकारी बताऊंगा जो इस फैसले में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी के फैसले में अपनाई गई प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। इसलिए 8 नवंबर 2016 को जारी नोटबंदी से जुड़ी अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं। यानी पहली बात तो जो कोर्ट के फैसले से साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, अपने मूड में आया और नोटबंदी कर दी, ऐसा नहीं था। बाकायदा सरकार और आरबीआई के बीच चर्चा हुई थी और इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। बेंच ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से पहले 6 महीने तक आरबीआई और केंद्र के बीच चर्चा हो रही थी। बॉस, 6 महीने। तो जो लोग कह रहे थे कि रातों रात नरेंद्र मोदी ने मूड में आया और नोट बंद कर दिया, 6 महीने चर्चा चली आरबीआई से। इससे ये सब समझिएगा तो आपको सब पता चलेगा कि इस देश में कैसे माहौल और एजेंडा बनाया जाता है। किसी से पूछे नहीं, कर दिया। 6 महीने चर्चा चली और कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए यही प्रक्रिया सही है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने मनमाना फैसला लिया। कोर्ट कह रहा है हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। 8 नवंबर 2016 को बड़े नोटों को स्क्रैप करने का जो फैसला लिया गया, उसे अतार्किक नहीं कहा जा सकता। यानी कोर्ट ने भी कहा कि यह अतार्किक फैसला नहीं था, उसके पीछे वजहें थी और उन वजहों को देखते हुए फैसला लिया गया। नोटबंदी के फैसले और फैसले के उद्देश्य के बीच में उचित संबंध है। यह मायने नहीं रखता कि इस फैसले के पीछे जो मकसद था वो हासिल हुआ या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जो वजह बताकर नोटबंदी का फैसला लिया गया, वो वजह फैसले से मेल खाती है या नहीं खाती है। फैसला कुछ और लिया गया, जमीन पर कुछ और हुआ, यह इररिलेवेंट है। क्योंकि जमीन पर क्या हुआ यह तय करने के लिए तो पब्लिक है ना। पब्लिक ने तो 2019 में वर्डिक्ट दे दिया। कोर्ट का काम था कि भाई फैसला ठीक से लिया गया या नहीं, कानूनी पक्ष देखने का काम था। कोर्ट ने कहा वो हम देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आया नहीं आया ये तो पब्लिक को देखना है। और कोर्ट उसमें कैसे घुस सकता है भाई? ये कोर्ट ने कहा। नोट बदलने के लिए 52 दिनों के पीरियड को अतार्किक नहीं माना गया,
क्योंकि एक तर्क यह भी था कि अरे समय ही नहीं दिए, नोट बदलने नहीं दिए। 52 दिन मिला था। तो कोर्ट ने कहा यह कोई छोटा मोटा समय नहीं है। नोटबंदी के फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया था। भाई केंद्र सरकार ने भी आरबीआई से चर्चा की ना, आरबीआई ने मना किया फिर भी कर दिया, ऐसा तो नहीं था। तो केंद्र सरकार की तरफ से चर्चा आई इसलिए उसको गलत मान लिया जाए, ये ठीक नहीं है, ये जजेस ने कह दिया। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा। कोर्ट अपने विवेक से कार्यपालिका के विवेक का स्थान नहीं ले सकता। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 के तहत केंद्र के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी सीरीज के नोट पर बैन लगा सकता है। इस सब सेक्शन का इस्तेमाल सभी सीरीज की करेंसी पर रोक के लिए किया जा सकता है। तो ये 4 जजेस ने बकायदा एक एक बात बताई कि क्यों वो कह रहे हैं कि यह फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के पक्ष में दलीलें सुनी, आरबीआई की दलीलें सुनी, सरकार की दलीलें सुनी और तब जाकर बहुमत से यह फैसला दिया 4-1 और कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी। नोटबंदी के पक्ष में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी थी आपको वो भी जानना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र से पूछा गया तो केंद्र को तो कोर्ट में जवाब देना था, तो वहां दिया। 8 पॉइंट के जरिए आपको बताता हूं कि केंद्र ने वहां क्या क्या जवाब दिया। पहला पॉइंट कहा गया कि 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ गंभीर चर्चा और मंथन किया गया था। नोटबंदी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी, यानी पूरी तैयारी के बाद हुआ था, आनन फानन में नहीं हुआ। सबसे चर्चा करके हुआ था, एक आदमी का निर्णय नहीं था और इसके लिए बाकायदा सबूत दिए गए कोर्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट, नोटबंदी एक आर्थिक नीति का फैसला था जो संसद द्वारा बनाए गए आरबीआई एक्ट 1934 में प्रदान की गई शक्तियों के तहत लिया गया था। तीसरा पॉइंट, केंद्र ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी की सिफारिश को लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था बकायदा। सिफारिश और ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से विचार किया था और उसी के आधार पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि संबंधित करेंसी नोट बंद हो जाएंगे। यानी प्रस्ताव केंद्र की तरफ से आया, आरबीआई से बकायदा चर्चा हुई, कैसे करना यह आरबीआई ने बता कर दिया और उस पर चर्चा करने के बाद नोटबंदी हुई। रातों रात नहीं हुई बॉस। सरकार ने कहा कि 500 और 1000 के करेंसी नोट को बंद करने का इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर सिर्फ कुछ समय के लिए क्षणिक था। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में वास्तविक विकास दर 8.2% थी और वित्त वर्ष 2017-18 में विकास दर 6.8% थी, जो कोरोना से पहले एक दशक की विकास दर 6.6% से ज्यादा थी। छठा पॉइंट, सरकार ने कहा कि कुछ लेन देन जैसे बस, ट्रेन और हवाई जहाज का टिकट, सरकारी अस्पताल में इलाज, एलपीजी सिलेंडर की खरीद में नोटबंदी से छूट दी गई थी। यानी इन लेन देन में पुराने नोट प्रयोग हो सकते थे। पब्लिक को पूरा मौका दिया गया, यह भी केंद्र ने अपनी तरफ से बताया। सरकार ने बताया कि 9 नवंबर और 30 दिसंबर 2016 के बीच बैंक खाते में जमा की गई रकम पर आयकर विभाग ने नजर रखी और इस दौरान बेहिसाब अनअकाउंटेड इनकम का पता चला। 8वां पॉइंट सरकार की तरफ से दिया गया कि इस दौरान उसकी प्राथमिकताएं क्या थी, जैसे फेक करेंसी, नकली नोट, काला धन और विध्वंसक गतिविधियों की फाइनेंसिंग रोकना, फॉर्मल सेक्टर का विस्तार करना, लेन देन को डिजिटलाइजेशन, टैक्स का दायरा बढ़ाना। यह सब सरकार की आर्थिक नीति के एजेंडे पर टॉप पर थी और इसीलिए यह सब बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ऐसे ही हवा में लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे एक सोच थी। जो लोग मोदी विरोध की वजह से नोटबंदी के फैसले का विरोध करते रहे और राजनीतिक एजेंडा चलाते रहे, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि नोटबंदी के 1 साल के अंदर क्या हुआ था। आपको इसका आंकड़ा बताता हूं। ये आंकड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसका क्या इंपैक्ट है वो मैं नहीं देख रहा। कायदे से हुआ था, नियम से हुआ था, ये हम देख रहे हैं और वो ठीक है। नोटबंदी 1 साल में इंपैक्ट क्या रहा वो आपको बताता हूं। जो लोग कहते हैं कि क्या हुआ नोटबंदी से 1 साल, नोटबंदी के ठीक 1 साल, कश्मीर, पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी 75% घट गई 1 साल के अंदर। ये अपने आप हो गया। पत्थरबाजों को लगा कि यार छोड़ देते हैं, अब मूड नहीं आ रहा, अब पत्थर नहीं फेंकेंगे।
नोटबंदी के एक साल के अंदर 75% पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई थी। और आज की डेट में आपको 6 साल हो गए नोटबंदी के, आपको कश्मीर से विजुअल्स आते हैं? याद कीजिए कैसे कैसे विजुअल आते थे। पत्थर चल रहा है, सेना की गाड़ी पे चल रहा है, क्या क्या तमाशा होता था, सब बंद हो गया। एक साल के अंदर जो नक्सल हिंसा थी वो 20% कम हो गई, 20% कम हुई। कैसे हो गई? हवा में हो गई। नक्सलियों को पैसा कहां से आ रहा था? अगर आप आतंकी घटनाएं देखिए, आतंकी घटनाएं, और ये आतंकी घटनाएं देश के अंदर तो हो ही नहीं रही भाई, ये तो सिर्फ कश्मीर में ही रुक जा रही हैं। 2016 में 492 आतंकी घटनाएं हुई, 2022 में ये घटकर 280 हो चुकी है, 280, और उसमें भी कोई देश के अंदर नहीं आ पा रहा, उधर ही ठोक दिया जा रहा है उनको। जो नक्सल प्रभाव है, अगर इसको आप देखें, 2016 में नक्सल प्रभाव 106 जिलों में था। आज की तारीख में यह नक्सल प्रभाव कितने जिलों में है? 2022 में 46 जिलों में रह गया है। 106 से घटकर मात्र 46 जिलों में नक्सल प्रभाव रह गया। तो जो कोशिश थी कि देश के अंदर जो देश को तबाह करना चाहते हैं और जो देश के बाहर से देश को तबाह करने के लिए पैसा और नोट भेज रहे हैं, वो नकली नोट रुके, नक्सलवाद रुके, आतंकी घटनाएं रुके, पत्थरबाजी रुके, वो तो डेटा दिख रहा है बॉस। अक्सर यह सवाल किया जाता है कि नोटबंदी से आर्थिक तौर पर क्या हासिल हो गया। यह इतना बड़ा इंपैक्ट लोग भूल जाते हैं। आर्थिक इंपैक्ट क्या है इसकी चर्चा होती है, उस पर भी आपको बताता हूं कि क्या जानकारी है। नवंबर 2016 से अब आपको नोटबंदी का बताता हूं, और यह बाकायदा डेटा मौजूद है, संसद में दिया गया जवाब है। नवंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच, नवंबर 2016 मार्च 2017, इस बीच में क्या हुआ? 900 समूह, 900 ग्रुप पर छापे पड़े, ताबड़तोड़। जो आज की डेट में आप सुरक्षित हैं वो ऐसे ही नहीं होता बॉस। कैसे पूरा नेक्सस तोड़ा गया इसको समझिए। और इस दौरान 7,961 करोड़ की अनअकाउंटेड आय मिली, अघोषित आय जिसको कहते हैं। 2017-18 के दौरान डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, 2017-18 डायरेक्ट टैक्स जो आप सीधे जमा करते हैं, एक होता है भाई आपने कोई सामान खरीदा उस पर टैक्स दिया, एक डायरेक्ट टैक्स जो आप जमा करते हैं वो 18% बढ़ गया, ऊपर चला गया और बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया। नोटबंदी से नकली नोटों पर लगाम लगी। नकली नोट का आंकड़ा देखिए। नकली नोट के लिए कहा जाता है कि 2016-17 में 7,26,000 पीस फेक करेंसी थी। 7.26 लाख पीस फेक करेंसी, इतने नोट थे। मतलब एक एक नोट तो 7 लाख करोड़ के नहीं कह रहा हूं, 7,26,000 नोट थे नकली। 2021-22 में ये घटकर कितने हो गए? ये मात्र 2 लाख रह गए, 2 लाख पीस। तो नकली नोट भी कम हो गया। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुई। 2016 में कैश लेन देन 88% होता था, 88% कैश लेन देन होता था, जो 2022 में घटकर 20% रह गया है। और 2027 तक कैश लेन देन घटकर 11.15% होने का अनुमान है। नोटबंदी के बड़े फायदों में यह भी है कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा। रिजर्व बैंक ने खुद माना कि नोटबंदी के बाद से जिस तरह से पूरा पैसा सिस्टम में आया, जो एक पैरेलल इकोनॉमी की वजह से अलग था, वो सब सिस्टम में जब आया तो उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ने में मदद मिली। एक उदाहरण के तौर पर आज की डेट में जीएसटी कलेक्शन को अगर आप देख लीजिए, दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी बढ़ गया है। जीएसटी कलेक्शन दिसंबर वो पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ा हुआ, 1.49 लाख करोड़।
पिछले साल के मुकाबले। क्यों? डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, चीजें छुपती नहीं आज की डेट में, तो इसलिए वो भी सामने आ जाता है कि किस तरह से कौन कहां क्या खरीद रहा है। कल कुल डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स, ये आरबीआई कह रहा है कि 26% बढ़ गया है, आरबीआई कह रहा है, और अब बढ़कर 13,63,000 करोड़ हो गया डायरेक्ट टैक्स, जिसको आरबीआई खुद जोड़ रहा है नोटबंदी से कि नक्सलवाद कम हुआ, आतंकवाद कम हुआ, पत्थरबाजी कम हुई, साथ में जो डिजिटल पेमेंट बढ़ गया उस दौरान, उससे डायरेक्ट टैक्स बढ़ने लगा कलेक्शन, और 26% बढ़ गया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2016 में करीब 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते थे, 2017 में 7 करोड़ लोग कर रहे हैं। नोटबंदी की सबसे बड़ी क्रांति डिजिटल ट्रांजैक्शन में आई। पिछले साल अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने तो रिकॉर्ड बनाया था। अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू की यूपीआई ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, 12.11 लाख करोड़ की वैल्यू की। एक महीने का बता रहा हूं, ये अक्टूबर 2022 का बता रहा हूं। अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 12 लाख करोड़ से ज्यादा का। और कितने ट्रांजैक्शन हुए आपको पता है? ये तो अमाउंट हो गया, ट्रांजैक्शन की संख्या देखेंगे आप कितनी है यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो दिमाग में घन घन हो जाएगा। 730 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, 730 करोड़ ट्रांजैक्शन। आप सोचिए इंडिया किस तरह से डिजिटलाइज हो चुका है। भाई आप राशन खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सब यूपीआई से ना कर दे रहे हैं, और जब यूपीआई से कर रहे हैं तो किससे पैसा निकल रहा है, कहां जा रहा है, कुछ छुप ही नहीं सकता। नोटबंदी से पहले 80% में आपको बता रहा हूं आंकड़ा था कि सब नोट में चल रहा था। आज की डेट में आप देख रहे हैं 730 करोड़ ट्रांजैक्शन एक महीने में हो रहा है बॉस। और आप सोचिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन 2013-14 में कितना था। 2013-14 में जो आपको बता रहा हूं, ये अभी एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, पूरे साल में 127 करोड़ ट्रांजैक्शन होता था। पूरे साल में लोग मोबाइल वगैरह से जो यूपीआई पेमेंट करते थे, 127 करोड़ ट्रांजैक्शन होता था। आज एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन था। मतलब तब यूपीआई नहीं था, ऐप वगैरह से जो कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए एक साल में क्या होता था और अब एक महीने में क्या हो रहा है। और लोग पूछते नोटबंदी से क्या हुआ। अब जब इतनी नजर में के सामने सब होगा तो देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा ना। कहां चोरी हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के किसी बड़े फैसले को कानूनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ऐसा कई बार हुआ है। जब पीएम मोदी को चुनावी मैदान में मात नहीं दे पाए तो मामले कोर्ट में लेकर चले गए, सरकार को कोर्ट में घसीट लिया। लेकिन कोर्ट में विपक्ष यह साबित करने में नाकाम रहता है कि सरकार ने कोई फैसला लेने में तय प्रक्रिया का पालन न किया हो या कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हुई। और मैं आपको उदाहरण से याद दिलाता हूं, ये एक पैटर्न बना दिया इन लोगों ने कि नहीं यहां पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, काम करते कोर्ट लेके चलते हैं। अच्छा, गलती क्या करते हैं, कोर्ट ले जाओगे तो कोर्ट में तो फैक्ट पे ही ना बात होगी, और फैक्ट पे बात होगी तो वहां तो और आप खा के आओगे वापस। जैसे राफेल में क्लीन चिट मिल गई। अब आप बताओ इससे क्या फायदा हुआ? आपका तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया। पेगासस बोले जासूसी हो रही है, क्या मिला? कुछ साबित नहीं हुआ। कोर्ट से फैसला आ गया कि भाई कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने आरोप लगाया उनमें से अपना मोबाइल भी देने वाले नहीं थे। 370 इसको कोर्ट ले गए, ले जाइए कोर्ट, आपकी छीछा लेदर हो रही है। आर्थिक आरक्षण इसको भी कोर्ट ले गए, आर्थिक आरक्षण यह भी संवैधानिक निकल आया। अब बताइए, और अब नोटबंदी को लेके गए कि भाई नोटबंदी जो है वो गलत थी, ये सही साबित हो गई। तो इससे नरेंद्र मोदी का ही फायदा कर रहे हैं आप। ये जो नई नोटबंदी जो है वो सही साबित हो गई, इससे भी नरेंद्र मोदी का ही फायदा है। आप जितना ये कर रहे हैं
जितना कोर्ट ले जाकर ये सब खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बाहरी माहौल बनाते, पॉलिटिकल माहौल की गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, रह जाते। आप कोर्ट ले गए, वहां उन्होंने सारा डेटा दे दिया, सब दे दिया, वहां से फैसला आ गया, अब वो लेके घूम रहे हैं सर्टिफिकेट की, देखो ये लोग हमको फंसा रहे थे, हमने तो सब सही किया। आप उनको तानाशाह बताना चाह रहे थे, यहां वो 6-6 महीने डिस्कशन करके फैसला ले रहे हैं, ये साबित हो गया। अब पब्लिक को कैसे बताइएगा कि ये आदमी तानाशाह है? कैसे बताइएगा कि ये देश का कानून नहीं मानता? कैसे बताइएगा कि ये देश के हित में फैसला नहीं करता? कैसे बताइएगा कि आप सही थे और ये गलत थे? कैसे बताइएगा कि इन्होंने जो है कोर्ट के अंदर जो है गलत जवाब दे दिया या सही जवाब दे दिया? ये सब कैसे भ्रम फैलाइएगा? 4-1 का जजमेंट है बॉस।